हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकलव्य स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th सोशियोलॉजी, जो हमारी बुक 2 है, उसका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है पाश्चात्य समाजशास्त्री यानी कि वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट। उनके बारे में हम जानेंगे। तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है क्लास 11th ईएसपी। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। बात करते हैं टॉपिक्स की, यानी कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को हम सबसे पहले कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि जो सोशियोलॉजी है उसके विकास की क्या कहानी है, क्योंकि हमें पता है जो सोशियोलॉजी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी। जो वेस्टर्न यूरोप है वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है, पश्चिमी यूरोप से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्होंने समाजशास्त्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इन फैक्टर्स में सबसे पहले आता है साइंस रिवॉल्यूशन, यानी कि विज्ञान की क्रांति, जिसको ज्ञानोदय परंपरा भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो आधुनिक विचार होते हैं वो पनप कर सामने आने लगते हैं। इसमें समाज में जो अंधविश्वास चली आ रही होती हैं वो खत्म हो जाते हैं। समाज में जो लोग होते हैं वो किस तरीके से रैशनल थिंकिंग करने लगते हैं, यानी कि तार्किक रूप से सोचने लगते हैं। साइंटिफिक जो टेम्परामेंट होता है, साइंटिफिक जो अप्रोच होती है वो सोसाइटी में आने लगती है, और समाज जो होता है वैज्ञानिक रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने लगता है। इसके बाद हम जानेंगे कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसने पूरे विश्व को किस तरीके से प्रभावित किया था। साइंस की क्रांति ने कुछ जो हम कह सकते हैं जो मॉडर्न थॉट थे, यानी कि आधुनिक विचार थे, उनको लेकर आई थी, जिसमें हम कह सकते हैं फ्रीडम यानी कि जो स्वतंत्रता थी, इक्वालिटी थी, और जो सोवर्निटी थी यानी कि संप्रभुता थी, वो लेकर आए थे। तो इसने किस तरीके से इन चीज़ों को पूरे विश्व में प्रसारित किया था उनको जानेंगे। फिर इसमें हम जानेंगे कि जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, यानी कि जो इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के फील्ड में जो रेवोल्यूशन आया था, किस तरीके से जो प्रोडक्शन था वो ज़्यादा होने लगा था। इसकी वजह से लोग जो थे गांव से शहरों की तरफ प्रस्थान करने लगी थी, और इसी की वजह से शहरीकरण की जो प्रक्रिया थी, अर्बनाइजेशन का पूरा जो प्रोसेस था वो बूस्ट होने लगा, बढ़ने लगा। ठीक है, हम जानेंगे ऐसे कुछ फैक्टर्स जिसने लोगों को शहर की तरफ, गांव से अपनी ओर आकर्षित किया था। इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है कुछ वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कार्ल मार्क्स, एमएल खुर्दाइम, उसके बाद मैक्स वेबर। ठीक है, तो इन लोगों को हम जानेंगे। इन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी थी सोशियोलॉजी को समझने के लिए, कि सोशियोलॉजी का जो सेंटर पॉइंट होता है, यानी कि केंद्र बिंदु होता है, वो क्या होना चाहिए, और पूरे के पूरे उस केंद्र बिंदु को रखकर हमें ध्यान में रखकर जो पूरा का पूरा जो सोशियोलॉजी होता है उसके स्टडी करनी चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। अब सबसे पहले हम अगर परिचय की बात करते हैं तो समाजशास्त्र जो था उसका जो विकास हुआ था वो 19वीं शताब्दी के में हुआ था, और वेस्टर्न यूरोप यानी कि पश्चिमी यूरोप में हमें देखने को मिलता है। अब ये पूरा का पूरा जो हम कह सकते हैं जो समाजशास्त्र था वो किसका परिणाम था, वो था क्रांतिकारी परिवर्तनों का परिणाम था। ठीक है, अब समाज में क्या हुआ था, क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे थे, जैसे कि ज्ञानोदय परंपरा आई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था, जो औद्योगिक क्रांति आई थी, तो उसने क्या किया था, जो लोग थे उनके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था। लोगों की जो थिंकिंग थी वो पूरी की तरीके से बदल गई थी। लोगों का जो जीवन निर्वहन निर्वहन करने का जो तरीका था वो पूरी तरीके से बदल गया था। लोगों के पास अधिकार आने लगे, उनके पास स्वतंत्रता आने लगी, लोगों को समानता प्राप्त होने लगी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो क्रांतियां हुई थी उन्होंने समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आए थे, जिसकी वजह से लोगों का पूरा जो जीवन था वो पूरी तरीके से बदल गया था। अब समाजशास्त्र था वो उसकी जो स्टार्टिंग हुई थी क्रांतिकारी परिवर्तनों के बाद हुई थी। ठीक है, तो इसकी वजह से समाजशास्त्र को क्रांति के युग की संतान भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्रांति के युग की संतान किसको कहा जाता है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा सोशियोलॉजी, यानी कि जो समाजशास्त्र है उसको क्रांति के युग की संतान कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो जो प्रोसेस था, यानी कि डेवलपमेंट का, सोशियोलॉजी को डेवलपमेंट की जो पूरी पूरी प्रक्रिया थी वो यूरोप से स्टार्टिंग हुई थी। लेकिन हमें पता उस टाइम पर जो यूरोप था पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड था। तो यूरोप जो था पूरे विश्व से उसके साथ संपर्क थे, तो इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया था, उसको परिवर्तन लेकर आए थे पूरे विश्व के अंदर। ठीक है, तो हम इन चीजों को जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कार्ल मार्क्स ने, एमएल खुर्दाई और मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की जो शास्त्रीय परंपरा थे इसके नाते इस विषय की एक नींव रखी थी, यानी कि एक सब्जेक्ट के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में। जो कार्ल मार्क्स थे, मैक्स वेबर थे, एमएल खुर्दाई थे, इन्होंने किस तरीके से अपना योगदान दिया था, इनकी क्या क्या थ्योरीज रही थी। ठीक है, सोशियोलॉजी को समझने के लिए, सोशियोलॉजी को किस तरीके से स्टडी करना चाहिए, सोशियोलॉजिस्ट के क्या काम होने चाहिए, वो इन लोगों ने बताई थी। तो इन चीजों को हम इस वीडियो में जानेंगे। अब समाजशास्त्र का जो विकास हुआ था इसमें तीन जो क्रांतियां हैं वो महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसमें सबसे पहले ज्ञानोदय परंपरा आती है, यानी कि साइंस रिवॉल्यूशन, जिसको
हम कह सकते हैं एनलाइटमेंट ट्रेडिशन। जो दूसरी है वो है फ्रांसीसी क्रांति, यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो आया था। और जो तीसरी जो क्रांति आई थी वो थी इंडस्ट्री के क्षेत्र में, जिसको औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञानोदय परंपरा, साइंस रेवोल्यूशन या फिर एनलाइटमेंट ट्रेडिशन के बारे में। तो इसका जो विकास हुआ था वो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि जो 17वीं शताब्दी थी वो खत्म हो रही थी और 18वीं शताब्दी शुरू हो रही थी। तो इसके बीच में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, इसका डेवलपमेंट हुआ था। अब ये जो पूरा स्थान था वो पश्चिमी यूरोप था, और पूरे के पूरे जो परिवर्तन आ रहे थे वो पश्चिमी यूरोप से आ रहे थे। अब संसार के बारे में सोचने विचारने के बिल्कुल नए व मौलिक दृष्टिकोण की शुरुआत होने लगी थी। मनुष्य को था जो था ब्रह्मांड का एक केंद्र बिंदु बन गया था, यानी कि जो मनुष्य है वो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम ज्ञानोदय परंपरा से पहले की बात करते हैं तो वहां पर क्या था, वहां पर समाज को महत्व दिया जाता था। ठीक है, वहां पर एक जो राज्य था उसको महत्व दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ, अब यहाँ पर विज्ञान की क्रांति आने लगी, एनलाइटमेंट ट्रेडिशन आने लगा, तो यहाँ से क्या हुआ, जो मनुष्य था उसको महत्व दिया जाने लगा, यानी कि मनुष्य जो था वो एक केंद्र बिंदु बन गया था पूरे ब्रह्मांड का। तो विवेक जो था उसको मनुष्य की विशिष्ट जो विशेषता थी वो मानी गई थी, यानी कि जो हम कह सकते हैं मनुष्य की जो सोचने की समझने की जो बुद्धि की जो क्षमता होती थी उसको एक मनुष्य की विशेषता मानी जाने लगी। ठीक है, अब जो विज्ञान की क्रांति हुई थी इसको हम कुछ शब्दों में समझ सकते हैं, यानी कि जो ज्ञानोदय परंपरा है उसमें हम दो शब्द देख सकते हैं। इसमें पहला तो है ज्ञान और जो दूसरा है वो है उदय। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं ज्ञानोदय परंपरा। अब ज्ञान क्या होता है, हमारे जो जीवन होता है उससे संबंधित कुछ तथ्य होते हैं। ठीक है, तो उसको ज्ञान कह सकते हैं। और कुछ जो नए और जो मौलिक विचार थे वो उभर कर सामने आने लगे, उनका उदय होने लगा। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का उदय होने लगा। ठीक है, स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट था वो सामने आने लगा। उसके बाद क्या हुआ, तो समानता के जो कुछ कॉन्सेप्ट थे वो सामने आने लगे, यानी कि जो मॉडर्न थॉट थे वो आने लगे। संप्रभुता सम एक मिनट संप्रभुता का जो कॉन्सेप्ट था वो सामने आने लगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि लोगों को जो सोचने का जो तरीका था वो बदलने लगा। ठीक है, तो इन चीजों को आप सिर्फ थोड़ा सा इतना ही समझो, बाकी आप जब बीए वगैरह पढ़ोगे ना, जब ग्रेजुएशन करोगे तो वहाँ पे आपको ये पूरा इसकी एक पूरी की पूरी यूनिट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि पूरा का पूरा जो एनलाइटमेंट ट्रेडिशन था उसने समाज में जो लोग थे उनके जो सोचने का जो तरीका था उसको परिवर्तित कर दिया था, यानी कि लोगों का जो थिंकिंग पैटर्न था, ठीक है, उसको पूरी की पूरी तरीके से बदल दिया था। उसके बाद में क्या हुआ था, अब यहाँ पर जो एकल मानव था उसको अब व्यक्ति कहा जाने लगा, यानी कि इंडिविजुअल जो व्यक्ति था, मानव था, उसको व्यक्ति कहा गया था। और मानव जो था, मानव व्यक्ति को ज्ञान का पात्र कहा जाता है, यानी कि जो मानव है वो ज्ञान का पात्र है, उसके अंदर ज्ञान भरा है, तो इसकी एक उपाधि मानव को दी गई थी। और जो मानव की जो उपाधि थी, ठीक है, व्यक्ति की जो उपाधि थी वो सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को पूर्ण रूप से दी गई थी जो विवेकपूर्ण ढंग से सोच सकते थे, यानी कि सोच विचार कर सकते थे, अच्छी तरीके से रैशनल थिंकिंग को कर सकते थे। जो कोई पुरानी जो परंपराएं थी, अंधविश्वास वाली जो परंपराएं थी, उनको नकारने की जो क्षमता थी, उन्हीं को मनुष्य हम कह सकते हैं व्यक्ति कहा गया था। जो इस काबिल नहीं थे उन्हें मानव का दर्जा नहीं दिया गया था। अब मानव जगत की परिभाषा देने के लिए जो प्रकृति थी, धर्म, संप्रदाय, देवी देवताओं का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था उसको महत्व था उसको कम करना पड़ा था। तब ये हम कह सकते हैं कि वो मानव जगत था, यानी कि अगर हमें अच्छी तरीके से मानव जगत की परिभाषा देनी है तो उससे कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बाहर रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले प्रकृति आती है, यानी कि नेचर आती है। मानव का नेचर के साथ किसी भी तरीके का संबंध नहीं होना चाहिए। धर्म, जो संप्रदाय होते हैं, रिलीजन्स होते हैं, उनके साथ मनुष्य का किसी भी तरीके का संपर्क नहीं होना चाहिए। और जो देवी देवताओं वाली जो अवधारणाएं होती हैं, जो मैथोलॉजीज होती हैं, उनसे मनुष्य किसी भी तरीके से संबंधित ना हो, उसमें उनकी जो मान्यताएं होती है वो नहीं आनी चाहिए। तो इन चीजों को महत्व कम करके जो मनुष्य जगत है, मानव जगत है, उसकी परिभाषा देने की कोशिश की गई थी। ज्ञानोदय को एक संभावना से यथार्थ में बदलने में उन वैचारिक परिवर्तनों का हाथ था जिन्हें हम धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक सोच व मानवतावादी सोच कहते हैं। यानी कि हम ये सोच सकते हैं, अब देखो, जो धर्मनिरपेक्षता है, प्राचीन समाज ने में किन किन ने ये संकल्पना की होगी, किन लोगों ने ये सोचा होगा कि पूरा का पूरा जो समाज हो कभी जाकर एक जो राज्य है आगे जाकर धर्मनिरपेक्ष बन जाएगा, वहां पर सभी धर्मों को महत्व दिया जाएगा। किसने सोचा था कि आगे जाकर विज्ञान इतनी प्रौद्योगिकी, इतनी जो तरक्की है वो कर सकेगा, यानी कि साइंस का डेवलपमेंट हो पाएगा। और
मनुष्य जो था वो एक दूसरे से किस तरीके से जुड़ पाएगा। यानी कि हम ये सोच सकते हैं ये हमें संभावना देखने को मिलती थी, यानी कि लोग सिर्फ इसके बारे में सोचते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जो यथार्थ में ये सारी की सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, यानी कि असलियत में हमें धर्मनिरपेक्षता देखने को मिलता है, ठीक है, असलियत में हमें साइंस की जो तरक्की है वो देखने को मिलती है, और हमें मानवतावादी सोच आज के टाइम पर देखने को मिलती है। तो ज्ञानोदय परंपरा क्या है, संभावना से यथार्थवाद में बदलने की जो प्रवृत्ति है वो है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि एक संभावना से यथार्थवाद में बदलने में ये सारी की सारी जो वैचारिक महत्व थे, वैचारिक प्रवृत्तियां थी, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। ये जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो 1789 में आई थी, यानी कि 1789 के अंदर हमें ये क्रांति देखने को मिलती है। अगर हम फ्रांसीसी क्रांति से पहले की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें तो देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो किसान थे उनका काफी ज्यादा शोषण हो रहा था, उनसे ज्यादा से ज्यादा कर लिए जा रहे थे। समाज में जो सामंतवादी जो व्यवस्था थी वो हमें देखने को मिलती थी, यानी कि सामंतवाद का यहाँ पर बोलबाला था, कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिए जा रहे थे। जो राज्य पर धर्म हावी था, यानी कि पूरा का पूरा जो राज्य का प्रशासन था वो चर्च से चलाया जा रहा था, ठीक है, यानी कि चर्च को एक केंद्र बिंदु मानकर पूरा का पूरा प्रशासन चलाया जा रहा था। और हमें एक देखने को मिलता है कि जो लोग थे उनका काफी ज्यादा शोषण हो रहा था, यानी कि जो जनता थी उसको शोषण का सामना करना पड़ रहा था। अब इससे क्या हुआ कि इन सब में क्या हुआ, एक क्रांति की जो भावना थी वो सामने आने लगी, और इनके अंदर एक चीज सामने आई थी कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, तो हमें आवाज उठानी चाहिए। तभी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ठीक है, और वहां का जो राजा था उसके खिलाफ लोगों ने विद्रोह किया, और उसके बाद में क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति खत्म हुई। हमें कुछ चीजें देखने को मिलती हैं जिसमें हमें समानता देखने को मिलती है, ठीक है, यानी कि लोगों में इक्वालिटी आने लगी थी, सभी लोग एक साथ, उनको एक जैसा ट्रीट किया जाने लगा, लोगों को अधिकार प्राप्त होने लगे, कुछ जो मौलिक अधिकार थे वो मिलने लगे, और समाज में हम कह सकते हैं जो संप्रभुता थी वो हमें देखने को मिलती है, यानी कि सोवरेंटी आने लगी थी। तो ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पर पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो फ्रांसीसी क्रांति से समझ में आता है। अब मानवाधिकार के घोषणा पत्र ने सभी नागरिकों की समानता पर बल दिया, और जन्मजात जो विशेषाधिकार थे उसकी वैधता पर प्रश्न उठाया था, यानी कि नागरिकों को कुछ जो मानवाधिकार थे वो दिए जाने लगे, तो इससे नागरिकों के बीच में समानता बढ़ने लगी। और कुछ लोगों को जो विशेषाधिकार मिलते थे, जैसे राजा को कुछ विशेष अधिकार मिलते थे, राजा के साथ जो लोग रहते थे उनके जो चमचे चापलूसी करते थे उनको कुछ विशेष अधिकार मिलते थे जो कि जन्मजात हुआ करते थे, ठीक है। तो उनकी जो वैधता थी, उनकी जो वैलिडिटी थी, उस पर प्रश्न उठाया था, और लोगों ने इसका विरोध किया था कि सभी लोगों को समानता पर फोकस करना चाहिए, और जो विशेषाधिकार होते हैं वो नहीं मिलने चाहिए सब किसी को भी, ठीक है। तो व्यक्ति तथा राष्ट्र राज्य के स्तर पर राजनीतिक संप्रभुता के आगमन की घोषणा की गई, यानी कि व्यक्ति और एक जो राष्ट्र राज्य होता है वो ये अपने आप में संप्रभु होता है, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, उस पर किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब इसने व्यक्ति की को धार्मिक तथा जमींदारी संस्थाओं के अत्याचारी शासन से मुक्त किया था, यानी कि जो राज्य था उसका पूरा का जो प्रशासन था वो धर्म के यानी कि चर्च से चलाया जा रहा था, जमींदारी व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था थी। इससे क्या हुआ था, जो वहाँ के जो लोग थे उन पर काफी ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था, तो वो अत्याचारी शासन से उन्होंने मुक्ति दिलवाई थी, जो फ्रांसीसी क्रांति के पहले वहां अपना वर्चस्व बनाए हुए था, ठीक है। ये सारा का सारा जो कॉन्टेक्स्ट है, पूरा का पूरा जो संदर्भ है, मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से वहां पर क्रांति आई थी और क्रांति के क्या क्या परिवर्तन परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो किसानों को कुलीन वर्ग के चंगुल से आजाद करवाया गया था इस क्रांति के द्वारा, और करों को रद्द किया गया था जो किसान जागीरदारों तथा चर्च को दिया करते थे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है। गणतंत्र से के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते प्रभु संपन्न व्यक्ति हकों व अधिकारों के धारक बने, यानी कि उनको कुछ अधिकार दिए गए थे, और उन्हें कानूनी और राज्य की संस्थाओं के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त हुआ था, यानी कि राइट ऑफ इक्वालिटी उनको मिला था। और वहां पर सभी व्यक्ति को, चाहे वो राजा हो, चाहे राजा का कोई आदमी हो, या फिर कोई आम नागरिक हो, सभी को समानता प्राप्त है, ठीक है। जो राज्य था, राज्य को व्यक्ति की जो निजी स्वतंत्रता थी उसका सम्मान करना पड़ता था, और राज्य के कानून किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में दखल नहीं दे सकता था। तो ये सारी की सारी परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। अब धर्म तथा परिवार का अधिकांश भाग व्यक्तिगत क्षेत्र के अनुकूल माना गया था, ठीक है, जबकि शिक्षा को अब सार्वजनिक क्षेत्र के लायक माना गया था। अभी हमने बात की थी धर्म और परिवार, यानी कि राजा को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता था, और अगला जो राजा बनेगा वो परिवार से ही बनेगा, यानी कि यहाँ पर जो परिवारवाद था उसको उसको काफी ज्यादा महत्व दिया जा रहा था। धर्म जो था वो राज्य पर हावी था। तो पहले धर्म और जो परिवार था वो सार्वजनिक था, लेकिन जो शिक्षा वगैरह थी वो क्या थी,
वो व्यक्तिगत मानी जाती थी। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति हुई, ठीक है, तो उसने परिवर्तन लेकर आई समाज में, और वहां से क्या हुआ कि जो धर्म था, परिवार था, वो व्यक्तिगत बन गया, और जो शिक्षा थी वो सार्वजनिक बन गई थी, यानी कि सभी लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, और उसके लिए अनिवार्य कर दिया गया था उस चीजों को। राष्ट्र राज्य को नई सिरे से परिभाषित किया गया था, यानी कि राष्ट्र और राज्य की नई परिभाषा दी गई थी, जहाँ पर जो राज्य था उसके उसके पास जो जिम्मेदारियां थी, उसके जो हम कह सकते हैं भूमिका थी, उसको बढ़ाया गया था, और राज्य के लिए अलग अलग जो जिम्मेदारियां थी उनको परिभाषित किया गया था। ठीक है, राज्य जो था, राष्ट्र था, वो अब धर्म से पूरी तरीके से अलग हो चुका है, क्योंकि एक जो धर्मनिरपेक्ष समाज है, एक राज्य है, उसको स्थापित किया जा चुका है, जिसके पास एक पूरा का पूरा जो राज्य था उसके पास एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, यानी कि राज्य की अब एक नई परिभाषा आने लगी। तो वहां पर एक पूरा का पूरा जो सेंट्रलाइज हम कह सकते हैं, पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो काम करने लगा था। फ्रांसीसी क्रांति के जो सिद्धांत थे उसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व जैसी जो चीजें थी, जिनको हम आधुनिक विचार कह सकते हैं। तो ठीक है, तो ये एक राज्य के नए नारे के रूप में सामने उभर कर आते हैं, यानी कि जहाँ पर लोगों के साथ स्वतंत्रता, लोगों को स्वतंत्रता दी जाए, लोगों के साथ समानता सा व्यवहार किया जाए, और आपसी जो सॉलिडारिटी होती है, भाईचारा होता है, बंधुत्व होता है, उसको बढ़ावा दिया जाए। तो ये पूरी की पूरी जो फ्रांसीसी क्रांति थी इन चीजों पर आधारित थी। अब बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में। तो इसका जो समय था वो 18वीं शताब्दी के अंत से 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक इसको माना जाता है, और यूरोप और जो उत्तरी अमेरिका था वहां से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। इसका जो महत्व था वो क्या था कि एक ऐतिहासिक काल था जिसमें कृषि और हस्तशिल्प आधारित जो अर्थव्यवस्थाएं थी उसमें औद्योगिकरण और मशीन नियंत्रित जो अर्थव्यवस्था थी उसमें परिवर्तन आया था। यानी कि एक हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल पीरियड था, जिसके अंदर पहले जो लोग थे हाथों से काम करते थे, यानी कि लोगों की जो अर्थव्यवस्था थी, पूरे समाज की जो अर्थव्यवस्था थी, हस्तशिल्प पर आधारित थी। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, औद्योगिकरण सामने आया, और यहाँ पर क्या हुआ, जो नई नई मशीनें थी वो सामने आने लगी, जिसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था थी उसमें परिवर्तन आने लगे थे। अब इसमें महत्वपूर्ण कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। उसमें परिवर्तन सबसे पहले आता है प्रौद्योगिकी उन्नतियां, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी सामने आने लगी। नई टेक्नोलॉजी में जैसे हम कह सकते हैं भाप का जो इंजन था वो बनने लगा, जो हम कह सकते हैं स्वचालित जो मशीनें थी वो आने लगी, यानी कि अपने आप जो मशीनें चलने वाली थी वो आने लगी। और इससे क्या हुआ कि जो मशीनें चलाने के लिए जो मनुष्य की आवश्यकता थी वो खत्म हो गई थी, और जो मशीनें थी निरंतर चल सकती थी, और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता था। ज्यादा से ज्यादा अगर प्रोडक्शन होगा तो बाजार में बेचा जाएगा, बाजार में बिकेगा तो पूरे विश्व में जाएगा, और उससे जो आमदनी होगी वो एक व्यक्ति के पास आएगी। तो इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था का विकास होगा। ठीक है, तो ये हमें सबसे पहला परिवर्तन देखने को मिलता है कि जो टेक्नोलॉजी थी उसका डेवलपमेंट शुरू हो गया था। शहरीकरण शुरू हो गया था, क्योंकि जो लोग थे उस टाइम पर, जो हम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति जब स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पर समाज में एक सामंतवादी व्यवस्था चलती थी, जिसके अंदर जो किसान थे, ठीक है, गांव के जो लोग थे, उनको शोषण का सामना करना पड़ता था। अब लोग जो थे कहाँ से, गांव से शहरों की तरफ बढ़ने लगे थे, क्योंकि शहर में उनके पास कुछ जो रोजगार के अवसर थे वो उनको देखने को मिलते थे। फैक्ट्री वगैरह में काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता थी, तो जो लोग थे गांव से शहरों की तरफ आने लगे थे, और इससे शहरीकरण का जो पूरा का पूरा प्रोसेस था वो बढ़ने लगा था। ठीक है, उसके बाद आर्थिक परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। अब जो लोग थे उनके पास रोजगार आ गया था, वो शहरों में रहने लगे थे, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक हो चुकी थी। जहां पर पहले वो लोग गांव में रहा करते थे, वहां पर कुछ जो हम कह सकते हैं जमींदारी जो व्यवस्था थी, सामंतवादी जो व्यवस्था थी, वो लोगों के साथ शोषण करती थी। उनका आर्थिक रूप से काफी ज्यादा शोषण होता था। जो वो उत्पादन करते थे खेतों से काम करके, तो वो उनको अपना जो हिस्सा था उससे भी ज्यादा उनको कर के रूप में देना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरीके से उनका शोषण होता था। लेकिन अब वो रोजगार के लिए शहरों में आ गए हैं, तो यहाँ पर उनको कम शोषण होता है। ठीक है, तो उनको पर्याप्त जो आर्थिक संसाधन थे वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। सामाजिक प्रभाव यहाँ पर सामने देखने को मिलता है, यानी कि समाज में कुछ जो विचारधाराएं थी वो बदलने लगी थी। अब गांव से कुछ जो महिलाएं थी वो शहरों की तरफ आने लगी थी, वो भी शहरों में काम करने लगी थी, फैक्ट्री में जाने लगी थी। तो इस तरीके से सामाजिक जो प्रथाएं थी उनको भी वहां पर लगाम लगी थी। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है, जब हम कह सकते हैं जो विश्व युद्ध हुए थे उनमें जो फैक्ट्रियां थी उसमें महिलाएं जाकर काम करने लगी थी। तो ये एक सामाजिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब इसमें हम और भी कई सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि अलग अलग जो धर्म और जाति के जो लोग थे वो एक साथ आकर काम करने लगे थे। जो उच्च वर्ग के जो लोग थे जिनके पास ज्यादा से ज्यादा संसाधन थे, उन्होंने फैक्ट्रियों को डालना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनको मजदूरों की मांग हुई थी, यानी कि उसकी जरूरत पड़ी थी।
तो उन्होंने ना किसी का धर्म देखा, ना किसी की जाति देखी, सबको अपने यहाँ पर काम पर रख लिया क्योंकि उनको मजदूरों की आवश्यकता थी। तो इस तरीके से कुछ जो सामाजिक प्रभाव है वो हमें समाज में औद्योगिक क्रांति की वजह से देखने को मिलते हैं। फिर एक वैश्विक प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि अब यहाँ पर जो स्वचालित मशीनें थी वो आने लगी थी, यानी कि कुछ ऐसी मशीनें आ गई थी जहाँ पर मनुष्य के बिना हस्तक्षेप के सारा का सारा काम आसानी से किया जा सकता था। अब जो मशीनें थी वो निरंतर चलने वाली थी, जिसकी वजह से अपनी जो आवश्यकता थी उससे ज्यादा उत्पादन किया जा सकता था। अब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो गया तो विश्व में उसको भेजा जा सकता था, ठीक है, और पूरे विश्व की जो जरूरतें थी उनको पूरा किया जा सकता था। ये पहला प्रभाव हो गया। अब दूसरा प्रभाव हम इसमें देख सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी थी वो कहाँ से यूरोप में स्टार्ट हो गई थी। अब जो टेक्नोलॉजीज थी वो पूरे विश्व में प्रसारित होने लगी थी, ठीक है। लोग जो थे एक विश्व से दूसरे विश्व में जाने एक देश से दूसरे देश में जाने लगे थे रोजगार की तलाश में, ठीक है। तो ये चीज दूसरी चीज हो गई थी। अब जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम बात कर सकते हैं, भाप का जो इंजन था वो बन गया था। तो यहाँ से क्या हुआ, एक देश का जो दूसरा कोना था तो एक कोने से दूसरे कोने में जाने में सहूलियत हो गई थी। लोग जो थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते थे। सामान जो था एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकता था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हमें ये प्रभाव देखने को मिलते हैं। पूरा जो विश्व था वो प्रभावित हुआ था औद्योगिक क्रांति की वजह से। अब पर्यावरणीय प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं डायरेक्टली रूप से। अब जैसे भाप इंजन बना था तो इसकी वजह से क्या हुआ था, अब ठीक है, तो इसकी वजह से पर्यावरण में काफी ज्यादा नुकसान होने लगा था, धुआं उठने लगा था, ठीक है। जो कोयले वाली जो ट्रेनें वगैरह आई थी तो उससे की वजह से भी क्या हुआ था, जो भाप वगैरह जो धुआं वगैरह होता था वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता था। जो केमिकल्स वगैरह फैक्ट्री में यूज किए जाते थे उसकी वजह से भी हमें पर्यावरण का डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। उसके बाद जो सांस्कृतिक और जो बौद्धिक परिवर्तन थे वो सामने आने लगे थे, यानी कि लोगों का जो बौद्धिक स्तर था उसमें भी परिवर्तन आने लगा। अलग अलग जो संस्कृतियां थी वो आपस में मिलकर काम करने लगी थी। इसकी वजह से जो अतः सांस्कृतिक जो गतिविधियां थी उनको बढ़ावा मिला था और लोगों की जो विचारधारा थी उसमें भी परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण परिवर्तन ये सारे के सारे हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें हमें दो महत्वपूर्ण पहलू देखने को मिलते हैं, यानी कि पूरी की पूरी जो औद्योगिक क्रांति हुई थी हमें उसमें दो पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं। सबसे पहला था कि जो विज्ञान और तकनीकी थी उसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाने लगा, यानी कि जो इंडस्ट्री थी उसमें साइंस की जो रिसर्चेज वगैरह थी, टेक्नोलॉजी थी, उसका ज्यादा से ज्यादा यूज किया गया था, उस पर काफी ज्यादा फोकस किया गया था। तीसरा था श्रम तथा बाजार का संगठित विकास, यानी कि श्रम और जो बाजार था उसका एक विकसित रूप हमें देखने को मिलता है औद्योगिक क्रांति के बाद में। अब वस्तुओं का जो उत्पादन था बड़े पैमाने पर संपूर्ण विश्व के बाजारों के लिए किया जाने लगा, ठीक है। यानी कि पूरे विश्व को ध्यान में रखकर उत्पादन किया जाने लगा, क्योंकि उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या था, लाभ कमाना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हमें कमाना है। तो इसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा अगर उत्पादन होगा तो वो दूसरे विश्व जो विश्व है उसके दूसरे कोनों में जाएगा, वहां पर इसकी बिक्री होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इनको लाभ प्राप्त होगा। तो इसका जो उत्पादन का जो मुख्य उद्देश्य होता था वो क्या था, लाभ था। तो उत्पादन जो था बड़े पैमाने पर विश्व के बाजारों के लिए किया जाने लगा और उनको बाहर भेजा जाने लगा। इन उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक जो कच्चा माल था वो दुनिया भर से प्राप्त, ठीक है, उसको किया जाने लगा। यानी कि एक विश्व से दूसरे विश्व में, एक देश से दूसरे देश में इन ये जो कच्चा माल था, रॉ मटेरियल था, उनको यूज किया जाने लगा, उसको मंगाया जाने लगा। अब इस प्रकार के जो आधुनिक उद्योग थे पूरी दुनिया में छा गए थे। जो टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, जो हम कह सकते हैं जो मेथड से फैक्ट्री लगाने के वो विश्व में जाने लगे। मशीनों की जो पूरी की पूरी तकनीकी थी वो जाने लगी, जिसकी वजह से एक जो यूनिट थी वो एक देश में रहकर अलग अलग देशों में फैलने लगी थी। टेक्नोलॉजी का प्रसार होने लगा था और पूरे विश्व में हमें आधुनिक उद्योग देखने को मिलते हैं। अब उद्योगों को चलाने के लिए मजदूरों की मांग भी पड़ेगी, ठीक है। तो उसकी जो मांग थी वो किसने पूरी की, वो ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण इलाकों को कुछ लोग छोड़कर शहरों की तरफ आकर बसे थे, तो उन लोगों ने इस मांग को पूरा किया था। कम तनख्वाह मिलने के कारण उन्हें अपनी आजीविका चलाने के लिए पुरुषों और स्त्रियों को लंबे समय तक खतरनाक जो परिस्थितियां थी उसमें भी काम करना पड़ता था। यानी कि स्टार्टिंग में उनको कम सैलरी मिलती थी, कम उनको तनख्वाह मिलती थी। इसकी वजह से उनको अपनी जिंदगी जीने के लिए कुछ जो पुरुष थे, जो महिलाएं थी, उनको लंबे टाइम तक जो खतरनाक परिस्थितियां थी उनमें काम करना पड़ा था। अब इसमें पुरुष और स्त्रियां ही नहीं, इसमें कुछ जो बच्चे थे वो भी शामिल होते थे। और यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस थी जहाँ पर वो सरवाइव नहीं कर सकते थे और बहुत सारे बच्चों की, स्त्रियों की यहाँ पर मौत हो जाती थी, ठीक है। अब पूरा का पूरा ये जो तीनों की तीनों क्रांतियां आई थी, अब इसकी वजह से क्या हुआ था, यहाँ पर परिवर्तन शुरू हो गए थे, यानी कि समाज में कुछ चेंजेस आ गए थे। अब जो चेंजेस आए थे वो सामाजिक प्रभाव समाज पर पड़ा था, यानी कि जो समाज में जो प्रथाएं थी वो खत्म होने लगी थी। इसकी वजह से क्या हुआ था कि औद्योगिक जो क्रांति आई थी उसकी वजह से जो लोगों की जो मांग थी वो फुलफिल होने लगी थी। समाज में हम कह सकते हैं आर्थिक संसाधन थे वो विकसित होने लगे थे।
लोगों को रोजगार के अवसर मिलने लगे थे, लोग काम धंधा कर सकते थे, लोग फैक्ट्री वगैरह लगा सकते थे, फैक्ट्रियों में काम कर सकते थे। ठीक है, दूसरा ये हो गया राजनीतिक प्रभाव में अब देखने को मिलता है कि जो राज्य था, जो नगरीकरण हुआ था उसकी वजह से राज्य की जो महत्वपूर्ण जो भूमिकाएं थी वो बढ़ने लगी थी। यानी कि जो राज्य था वो अब धर्म से स्थानांतरित होकर किसकी तरफ, शिक्षा की तरफ चला गया था। उसकी जो भूमिकाएं थी वो बढ़ने लगी थी। अब यहाँ से परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं कि जो राजतंत्र था वो स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था, आपराधिक गतिविधियों और व्यवसाय पर नियंत्रण तथा सर्वांगीण विकास जैसे कुछ जो विषय थे उनकी जिम्मेदारी उठाने लगा था। यानी कि लोगों से संबंधित जितने भी मुद्दे थे, किस तरीके से लोगों को की जो लाइफ थी उसको अच्छा बनाया जा सकता है, उस पर उसकी जो जिम्मेदारी थी वो अब राजतंत्र पर आ गई थी। यानी कि जो सरकार थी उसका जो मुख्य काम था सफाई व्यवस्था को देखना, जो स्वास्थ्य व्यवस्था होती है, हेल्थ सेक्टर होता है, उस पर फोकस करना, जो समाज में क्राइम वगैरह होता है उसको कंट्रोल करना, और जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, व्यवसाय होता है, ट्रेड पॉलिसीज होती हैं, उनको नियंत्रित करने का काम राज्य के पास आ गया था। और ये पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी थी वो ऐसी थी जिसकी वजह से लोगों का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता था। इन नई जिम्मेदारी को निभाने के लिए नए प्रकार की जानकारी व ज्ञान की आवश्यकता एक राज्य को महसूस हुई थी, क्योंकि अब लोगों के अब क्या था, राजतंत्र के पास स्वास्थ्य की ये अलग अलग जो नई जिम्मेदारियां आई थी वो आई थी। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ था, इनको लागू करने के लिए लोगों के संबंधित कुछ जो जानकारी होती है, ज्ञान की आवश्यकता राज्य को महसूस हुई थी। अब एक एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कि एक राज्य है, यानी कि एक सरकार हम मान सकते हैं, अब उसको एक हम कह सकते हैं जो स्वास्थ्य पॉलिसी है वो लेकर आनी है, स्वास्थ्य की जो हम कह सकते हैं हाँ नीति है वो बनानी है। अब स्वास्थ्य की नीति से संबंधित सबसे पहला तो होगा कि कुछ यूनिट्स को बनाया जाए, यानी कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनको बनाया जाए। अब हॉस्पिटल किसकी डिमांड पर बनेंगे, जनसंख्या की डिमांड पर। जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे, जहाँ पर कम पॉपुलेशन है वहाँ पर कम यूनिट बनेंगे, जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर ज़्यादा यूनिट बनेंगे। अब इसी से संबंधित करके अब राज्य को जानकारी चाहिए कि किस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो आवश्यकता हुई थी वो राज्य को महसूस होने लगी थी। अब नए ज्ञान के लिए उभरते ही मांग ने समाजशास्त्र जैसी नई विधाओं के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब यही हम अपना एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। एक राज्य था, उसको स्वास्थ्य की जो नीति थी वो लागू करनी थी, लेकिन नीति को लागू किस तरीके से किया जाए, तो उसने आवश्यकता महसूस हुई कि हमें हॉस्पिटल्स को बनाया जाना चाहिए। अब हॉस्पिटल को बनाने के लिए सबसे पहले उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, गांव में कितने लोग रहते हैं, शहरों में कितने लोग रहते हैं। तो उसके हिसाब से लोगों के हिसाब से हॉस्पिटल्स वगैरह होंगे, जो हेल्थ सेंटर हैं वो बनाए जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, जहाँ पर कम लोग रहते हैं वहाँ पर कम हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों से संबंधित, समाज से संबंधित हमें कुछ जानकारी चाहिए, तो ये मांग उठी थी। तो इसी मांग ने समाजशास्त्र जैसे कुछ विषय थे, सामाजिक विज्ञान जैसे कुछ विषय थे, उसमें के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये सारी सारी चीज़ें आती हैं। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में, यानी कि जिन्होंने मार्क्सवाद को दिया था तो उनके बारे में। तो ये एक सामाजिक चिंतक और विश्लेषक थे। ठीक है, इनको बेसिकली हम कह सकते हैं फिलोसोफर भी थे, क्योंकि इन्होंने कुछ जो फिलोसफीज थी उनके बारे में अध्ययन किया था, और इनके जो विचार थे वो किसी फिलोसफी से कम नहीं है। ठीक है, इनका जो जन्म था वो 5 मई 1818 के अंदर हुआ था। इनका जो स्थान था वो जर्मनी के राइनलैंड नामक प्रांत में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने कुछ जो बुक्स थी, इनकी कुछ जो मेन वर्क्स थे वो इन्होंने दिए थे, जिसमें मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इसको 1800 आई थिंक 47 के अंदर लेके आए थे, और 1944 के अंदर इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और कैपिटल। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी इनके द्वारा की गई थी। अब इनका जो मुख्य हम कह सकते हैं लक्ष्य था वो था अत्याचार और शोषण का जो समाज था उसको खत्म करने की बात इन्होंने की थी। और इनका जो हम कह सकते हैं मुख्य सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था वो था पूंजीवाद, पूंजीवाद का विनाश करना, यानी कि पूंजीवाद को खत्म करके समाजवाद है। ठीक है, तो उसको एक समाजवादी समाज की स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो इसीलिए इनको समाजवाद का पिता भी कहा जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद के द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है इनके अनुसार। ठीक है, तो समाज में जो अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो उसको खत्म करने का जो मुख्य साधन है, ठीक है, तो वो है वैज्ञानिक समाजवाद, यानी कि साइंटिफिक सोशलिज्म के द्वारा इन चीजों को खत्म किया जा सकता है और समाज में एक समाज की स्थापना की जा सकती है। पूंजीवादी समाज का आलोचनात्मक विश्लेषण कर उसकी जो कमियां थी उनको उजागर किया था, यानी कि उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं, किस तरीके से समाजवाद जो पूंजीवाद होता है वो लोगों का शोषण करता है, और जो उत्पादन के जो साधन होते हैं, ठीक है, उत्पादन के जो साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, उस पर कुछ
जो व्यक्ति होते हैं उनका अधिकार होता है, और वो किस तरीके से समाज का एक जो बड़ा वर्ग होता है जिसको सर्वहारा वर्ग बोला जाता है वो लोगों का शोषण करता है। ठीक है, लोग जो उत्पादित करते हैं उन पर कोई नियंत्रण नहीं नहीं रहता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें कार्ल मार्क्स के द्वारा बताई गई थी। अब मार्क्स का कहना था कि समाज जो है कई कई चरणों में उभर कर सामने आता है, यानी कि समाज ने विभिन्न चरणों में उन्नति की है। समाज का जो विकास है वो अलग अलग हम कह सकते हैं स्टेजेस के अंदर हुआ है। इसमें सबसे पहले सामाजिक जो आदिम साम्यवाद था वो देखने को मिलता है। उसके बाद दास्ता आई थी वो आई थी, और उसके बाद सामंतवादी जो व्यवस्था थी वो हमें देखने को मिलती है, और जो पूंजीवाद है, पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो सामने आती है। अब आदिम साम्यवाद में क्या होता है कि जो समाज होता है वो हम कह सकते हैं बेसिकली जो समाजवाद का जो मॉडल होता है वो उसको फॉलो करता है। अब इसके अंदर जितने भी संसाधन होते हैं उस पर पूरे का पूरे जो समाज होता है उसका आ, हम कह सकते हैं स्वामित्व होता है। ठीक है, सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। इस तरीके से आदिम साम्यवाद को पहचाना जा सकता है। इसके बाद दास्ता आती है, यानी कि इसी का एक रूप जो होता है वो बिगड़ जाता है, और समाज में ऊंच नीच भेदभाव जैसे कुछ हमें जो तथ्य होते हैं वो सामने आने लगते हैं, और लोग जो होते हैं एक दूसरे से दास्ता जैसा व्यवहार करने लगते हैं। उसके बाद में क्या होता है, समाज में क्या होता है, सामंतवादी व्यवस्था में देखने को मिलती है, जहाँ पर एक जो व्यक्ति होता है कई सारे व्यक्तियों का शोषण करता है, और यहाँ से औद्योगिक क्रांति आती है, और उसकी वजह से पूंजीवादी जो व्यवस्था होती है वो स्थापित हो जाती है। अब जो पूंजीवादी जो व्यवस्था है कार्ल मार्क्स के अनुसार नवीनतम चरण है, और इसकी जो हम कह सकते हैं पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसका स्थान समाजवाद लेगा। ठीक है, तो ये चीजें कार्ल मार्क्स के द्वारा कही जाती है। पूंजीवादी समाज में अलगाव की स्थिति को पैदा किया जाता है, यानी कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो समाज में जितने भी लोग हैं उनके बीच में अलगाव यानी कि एलिनेशन को बढ़ावा देता है। अब समाज जो होता है, समाज में जो मनुष्य होते हैं वो प्रकृति से अपने आप को काफी अलग थलग पाते हैं, क्योंकि लोगों के पास अब इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं इस पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर कि वो समाज में प्रकृति में घुल मिल नहीं पाते हैं। दूसरा इन्होंने ये बताया था कि पूंजीवाद ने जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके सामूहिक रूप को व्यक्तिगत बना दिया था। पहले के जो समाज हुआ करते थे काफी ज्यादा सामूहिक हुआ करते थे, यानी कि समाज में अलग अलग जो त्योहार होते थे वो सभी लोग एक साथ मिलकर बनाते थे। ठीक है, समाज में जो भी हम कह सकते हैं कार्य हुआ करते थे वो सामूहिक रूप से हुआ करते थे। समाज में जितने भी संसाधन होते थे उस पर सभी लोगों को समान अधिकार होता था, सभी लोग समान रूप से उन संसाधनों का उपयोग करते थे। लेकिन इस ये जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसने सामाजिक व्यवस्था को एक सामूहिक रूप से व्यक्तिगत रूप दे दिया था। पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर जो व्यक्ति था वो व्यक्तिगत अपने जो स्वार्थ थे उनको पूरा करने लगा, उसको समाज की कोई चिंता नहीं रहने लगी। ठीक है, समाज में जो शोषित और जो गरीब लोग होते थे उनका कह सकते हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं किया था इस पूंजीवादी व्यवस्था ने। कामकाजी व्यक्तियों का एक जो बड़ा समूह स्वयं अपनी मेहनत के फल से वंचित था। ठीक है, एक कामकाजी वर्ग यानी कि जो वर्किंग क्लास थी वो अपनी अपनी जो मेहनत थी उसका जो फल था वो उसको प्राप्त नहीं होता था, उससे दूर रहती थी, उससे वंचित रहती थी। क्योंकि कोई जो व्यक्ति है वो फैक्ट्री में काम करने जा रहा है तो जो उत्पादन वो कर रहा है उस पर उसका कोई हक नहीं है, क्योंकि उसके बदले उसको सैलरी दी जा रही है। ठीक है, और वो सैलरी बहुत कम है इनके अनुसार। ठीक है, तो इससे वंचित रहता है, और मजदूरों का जो जो कार्य प्रणाली है उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, यानी कि मजदूरों को जो हम कह सकते हैं पूंजीवादी जो लोग हैं, ठीक है, पूंजीपति हैं, उनके अनुसार काम करना पड़ता है, और जो पूरे का पूरे जो सिस्टम होता है, पूरे जो नियम होते हैं पूंजीपति वर्ग के द्वारा बनाए जाते हैं। अब जो पूंजीवाद है वो मानव इतिहास के एक आवश्यक तथा प्रगतिशील चरण रहा है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ये कहते हैं, इसकी आलोचना करके ये कहते हैं कि जो मानव इतिहास में सबसे जो महत्वपूर्ण चरण है वो पूंजीवाद है, क्योंकि इसने ऐसा वातावरण तैयार किया है जो भविष्य में समान अधिकार की वकालत करने तथा शोषण और गरीबी को समाप्त करने के लिए आवश्यक रहेगा। क्योंकि आप देखो पूंजीवाद है, ठीक है, पूंजीवाद से क्या होगा, समाज में एक जो क्लास होगी उसका डेवलपमेंट होगा, यानी कि जिसके समान हित रहेंगे। अब जैसे कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम करना है तो उसके जैसे कुछ और लोग भी फैक्ट्री में काम करेंगे। ठीक है, तो वो एक वर्किंग क्लास बना लेंगे। ठीक है, तो वो एक अपना एक वर्ग तैयार कर लेंगे, और उन वर्ग के समान हित रहेंगे, यानी कि सबके साथ अगर शोषण हो रहा है तो सबका उसका प्रतिकार करना चाहिए। तो वो एक ऐसा माहौल तैयार करेंगे जहां पर समान अधिकारों की वकालत की जाएगी। फैक्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सभी लोग एक दूसरे के साथ समानता के व्यवहार करने की वकालत करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, शोषण और जो गरीबी है उसको समाप्त किया जा सकेगा। ठीक है, तो शोषण और गरीबी को समाप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, वो है पूंजीवाद। ठीक है, तो पूंजीवाद एक रास्ता देता है समाजवाद को। ठीक है, सबसे पहले पूंजीवाद आएगा, उसके बाद समाजवाद की स्थापना की जाएगी, कहते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आगे कहते हैं कि पूंजीवादी जो समाज है उसमें परिवर्तन सर्वहारा वर्ग द्वारा लाया जाएगा। ठीक है, जो इसके शोषण के शिकार हैं। अब जो कार्ल मार्क्स होते हैं वो समाज को दो वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, अभी जो दो वर्ग हैं वो कौन से हैं, पहला तो है सर्वहारा वर्ग। ठीक है, सर्वहारा वर्ग कौन है, जो समाज का वंचित या फिर हम कह सकते हैं जो गरीब वर्ग है वो आता है। जो दूसरा वर्ग है उसमें हम कह सकते हैं जो पूंजीपति लोग हैं वो आते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो भी
लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन होते हैं। तो जो कार्ल मार्क्स होते हैं वो यही कहते हैं कि समाज में जो ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन कम लोगों के पास हैं उसमें एक क्रांति होगी। जो ये जो क्रांति करने का काम होगा वो सर्वहारा वर्ग के जितने भी व्यक्ति हैं वो करेंगे और पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इस ये जो पूरा का पूरा परिवर्तन है वो कौन लेकर आएगा? समाज में शोषित वर्ग है, शोषित जो लोग होते हैं, शोषण के शिकार हैं, वो लेकर आएंगे ये सारा का सारा परिवर्तन और पूंजीवाद से समाजवाद की स्थापना करेंगे। तो लोग एक साथ मिलकर क्रांतिकारी परिवर्तन द्वारा इसे जड़ से समाप्त कर स्वतंत्रता तथा समानता पर आधारित तो सामाजिक समाजवादी समाज की स्थापना वो करेंगे। यानी कि सभी लोग जो हैं वो एक साथ आएंगे, क्रांति करेंगे। ठीक है, तो इसको जड़ से समाप्त कर देंगे, यानी कि पूरा का पूरा इसको तहस नहस कर देंगे और स्वतंत्रता और समानता के आधार पर जो समाज है उसकी स्थापना करेंगे। तो मार्क्स ने पूंजीवाद को समझने के लिए इसके आर्थिक ढांचे को समझने का प्रयास किया है। यानी कि मार्क्स ये कहते हैं कि कोई भी जो समाज होता है वो आर्थिक ढांचे पर निर्भर होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी समाज होता है उसकी जो बुनियाद होती है, उसकी जो नींव होती है वो आर्थिक ढांचा होता है। अगर किसी समाज में आर्थिक जो संसाधन होते हैं वो पर्याप्त हैं, ठीक है, तो समाज में ये सारी सारी जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। समाज में अगर संसाधन है, अगर संसाधन का असमान वितरण हो रखा है तो क्या होगा? समाज में हम कह सकते हैं ऊंच नीच हमें देखने को मिलेगी, भेदभाव देखने को मिलेगा, लोगों के साथ शोषण होता है वो देखने को मिलेगा। तो पूंजीवाद को समझने के लिए उन्होंने उसका जो आर्थिक ढांचा है उसको समझने की कोशिश की है। अब अर्थव्यवस्था जो होता है, अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधनों पर निर्भर करती है। यानी कि अर्थव्यवस्था का जो महत्व होता है किस पर आधारित होता है? कि किसके पास जो उत्पादन के साधन है, ठीक है, वो उसके पास है। कौन उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करता है, उसके अनुसार जो अर्थव्यवस्था होती है उसको निर्धारित किया जाता है। अब इसमें इन्होंने की चीजें बताई थी, इसमें जो आपको सबसे पहले दिख रहा है वो उन्होंने बताया था अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताई थी नींव जो होती है वो अर्थव्यवस्था होती है किसी भी समाज की, और इसी पर एक बड़ा जो ढांचा होता है जो जिसको हम समाज बोलते हैं वो तैयार होता है। अब ये पूरी जो नींव होती है वो उत्पादन के साधनों पर निर्भर करती है। अब इसमें दो चीजें हमें देखने को मिलती है, इसमें उत्पादन की जो शक्तियां होती हैं वो देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है? उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं, जिसमें भूमि, ठीक है, मशीनें वगैरह, ठीक है, मेहनत, ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। यानी कि उत्पादन में कौन कौन सी जो पावर्स होती है उनका उपयोग किया जाता है, और उत्पादन के संबंध यानी कि संसाधनों पर किसका नियंत्रण होता है उसके आधार पर ये सारी की सारी चीजें आती हैं। यानी कौन बॉस होगा, कौन मजदूर होगा, ठीक है, तो इस तरीके के जो संबंध होते हैं वो यहाँ पर निर्भर करते हैं, और संसाधनों पर नियंत्रण होता है, इनके आधार पर ये संबंध निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें इन्होंने बताई थी। अब कार्ल मार्क्स ने आगे बोला था कि वर्ग संघर्ष क्या होता है, यानी कि जो हम कह सकते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सामने आते हैं। व्यक्ति को सामाजिक समूह में विभाजित करने का जो मुख्य तरीका है वो धर्म, भाषा, राष्ट्रीय अथवा पहचान के बजाय उत्पादन की प्रक्रिया को माना गया था। यानी कि कार्ल मार्क्स ये कहते थे कि व्यक्ति को धर्म, भाषा, जाति, राष्ट्रीयता, इन सब के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए। उनको जो बांटने का जो तरीका होता है वो है उत्पादन की प्रक्रिया। यानी कि कोई व्यक्ति जिसके पास ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के संसाधन है तो उसको अब कम महत्व देकर जो संसाधन होते हैं वो उस व्यक्ति को दे देने चाहिए जिसके पास कम संसाधन उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से उसका विकास हो पाए। ठीक है, तो इसकी वजह से इस बेस पर, यानी कि उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उसके बेस पर समाज में जो भी वर्ग होते हैं, ठीक है, समाज में जितने भी समूह होते हैं उनके विभाजित करना चाहिए, कहा था कार्ल मार्क्स ने। जो व्यक्ति एक जैसे पदों पर आसीन होते हैं स्वतः ही एक वर्ग निर्मित कर देते हैं। ठीक है, जैसे एक जैसा कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसका एक वर्ग बन जाता है। वर्ग बेसिकली दो ही होते हैं, एक होता है अमीर, दूसरा होता है गरीब। ठीक है, बाकी तो और इसके अंडर आ जाते हैं। अब जो व्यक्ति एक जैसे पदों पर होता है, एक जैसा काम करता है, वो एक जैसा जो वर्ग होता है वो निर्मित कर लेता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कोई व्यक्ति आईएएस है, आईएएस है, तो कहा जाता है आईएएस जो होता है उसका एक अलग अलग ही वर्ग होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, अगर कोई मैनेजर है तो मैनेजर का एक वर्ग बन जाएगा। कोई व्यक्ति अगर मजदूर है तो मजदूरों का एक संघ बन जाएगा, उसका एक वर्ग बन जाएगा। तो हम क्या बेसिकली उन्होंने यही कहा था कि कई सारे लोग जो एक जैसे पदों पर बैठे होते हैं, एक जैसा काम करते हैं, तो उनका एक वर्ग अपने आप बन जाता है। उत्पादन प्रक्रिया में अपनी स्थिति के अनुसार तथा संपत्ति के संबंधों में उनके एक जैसे हित तथा उद्देश्य होते हैं। तो बेसिकली अगर वो एक जैसा वर्ग बना रहे हैं तो उनके जो हित होंगे वो समान होंगे और उनके जो उद्देश्य होंगे वो भी समान होंगे। सब जो होंगे वो अपने हित की बात करेंगे, यानी कि जो वर्ग होगा वो अपने हित की बात करेगा। और वर्ग में कौन से लोग होंगे? जिनके पास समान हित होंगे। कोई मजदूर है, ठीक है, बेसिकली हम दो मजदूरों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो एक मजदूर है वो भी फैक्ट्री में काम कर रहा है, दूसरा मजदूर भी एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो दोनों के जो हित होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। दोनों एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एक ही मशीन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक को सैलरी कम मिल रही है तो दूसरे को भी सैलरी कम मिलेगी।
और दोनों ही मांग करेंगे कि हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये साथ आएंगे, एक वर्ग का निर्माण करेंगे और समाज में जो भी अपनी मांगे होती है उनको वर्ग के रूप में सामने रखेंगे। तो जैसे जैसे उत्पादन के साधन में परिवर्तन होता है वैसे ही वर्गों के बीच में क्या होता है, संघर्ष जो होता है वो बढ़ने लगता है। क्योंकि जो वर्गों के साथ जो शोषण होता है, वर्ग के अंदर जो भी व्यक्ति होते हैं उनके साथ शोषण होता है, तो उनको अपने अधिकारों की मांग की जो भावना होती है वो जागृत होने लगती है। उनके अंदर आने लगता है कि उनके साथ शोषण हो रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनकी जो मेहनत है उनका एक सही जो रेट होता है, ठीक है, जो मजदूरी होती है वो सही नहीं दी जा रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वर्गों के बीच में क्या होता है, संघर्ष बढ़ने लगता है। अब जैसे उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति आई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, सामंतवादी जो व्यवस्था थी, ठीक है, वो खत्म होने लगी थी, उसका विनाश होने लगा था। अब जो लोग थे नौकरी की तलाश में शहरी क्षेत्रों में प्रवास करने लगे थे, यानी कि शहरों की तरफ जाने लगे थे। अब इससे क्या हुआ, उद्योगों में काम करने लगे और एक वर्ग बना लिया जिसके समान हित थे, यानी कि एक वर्किंग क्लास बन गई थी, ठीक है, जिसकी हम कह सकते हैं सेम इंटरेस्ट थे और सभी लोग एक जैसा चाहते थे। तो उद्योगों में काम करने लगे और एक वर्ग बना लिया जिसके समान हित हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं एमाइल खुर्देन के बारे में। इनका जो जन्म था वो 15 अप्रैल 1858 के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये एक रूढ़िवादी यहूदी परिवार से आते थे। इनके जो पिता और जो परदादा थे वो यहूदी पुजारी थे, ठीक है, तो यानी कि कट्टर हम कह सकते हैं धार्मिक घर से इनका संबंध है। और इन ये पहले तो मतलब ये यहूदी परिवार में पले बड़े थे, ठीक है, इनकी जो शिक्षा थी, इनके जो विचार थे वो भी ऐसे थे। लेकिन बाद में इनमें क्या हुआ, कुछ परिवर्तन आए थे और इनका जो पूरा का पूरा जो संदर्भ था, पूरा का पूरा जो पर्सपेक्टिव था, पूरा का पूरा जो दृष्टिकोण था वो एक धर्मनिरपेक्ष बन गया था, ठीक है। और इन्होंने बताया था, जिसको हम आगे करने वाले हैं, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। तो इस बुक में उन्होंने कई सारी चीजें बताई थी, ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे। और इन्हें फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि समाजशास्त्र को एक डिसिप्लिन के रूप में इन्होंने पढ़ने की स्टार्टिंग की थी। तो इनकी जो बुक थी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, इसमें उन्होंने बताया था कि धर्म के प्रति अपने जो विचार हैं उनके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया था। धर्म के प्रति धर्मनिरपेक्ष विचार थे, यानी सेक्युलर जो थॉट्स थे उनको विकसित किया था इनके द्वारा। अब ये जो थे काफी ज्यादा धार्मिक परिवार में पैदा हुए थे, यानी कट्टर जो धार्मिक परिवार था उनके अंदर ये पैदा हुए थे, इनका जन्म हुआ था। अब ये जो थे इनके अंदर जो धर्म के विचार थे काफी ज्यादा भरे थे, लेकिन साथ के साथ जब इन्होंने फिलोसफी को पढ़ना स्टार्ट किया, जब इन्होंने दर्शन को पढ़ना स्टार्ट किया, तब इनके जो विचार थे वो खुलने लगे। उनको जो चीजें थी वो समझ में आने लगी और उनका जो दृष्टिकोण था वो धर्मनिरपेक्ष बन गया था, यानी कि धर्म को ज्यादा महत्व ना देकर इन्होंने आगे बात की थी। अब समाज एक सामाजिक तथ्य था जिसका जो अस्तित्व था वो नैतिक समुदाय के रूप में व्यक्ति से ऊपर था, यानी कि इन्होंने व्यक्ति से ऊपर समाज को महत्व दिया था। और ये कहा था कि जैसे अलग अलग तथ्य होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, ठीक है, तो इसी तरह सोशियोलॉजी में भी, ठीक है, हमें अलग अलग जो तथ्य देखने को मिलते हैं जिसके रूप में समाज में जो व्यक्ति होता है उसका कम महत्व होता है और एक सामाजिक रूप में जो व्यक्ति होता है वो हमें समाज से नीचे देखने को मिलता है, ठीक है। वे बंधन जो मनुष्य को समूह के रूप में आपस में बांधते हैं समाज के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि समाज को एक दूसरे के एक आपस में हम कैसे एकता में रखने के लिए जो बंधन है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो मनुष्य को एक दूसरे के रूप में एक दूसरे को समूह के रूप में बांधने का काम करते हैं। वे बंधन अथवा सामाजिक एकता व्यक्ति पर दबाव डालते हैं ताकि समूह के मानदंडों तथा अपेक्षा के अनुरूप उनका काम किया जा सके, ठीक है, वो उन चीजों को फॉलो कर सके। यानी कि जो रिलेशन होते हैं लोगों के आपस में, ठीक है, तो वो या फिर हम कह सकते हैं सामाजिक एकता होती है जो व्यक्ति होती है उन पर दबाव डालने का काम करती है, जिसकी वजह से जो व्यक्ति होता है समाज के जो मानदंड होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करें, ठीक है, जो भी रिलेशन होते हैं वो उनको प्रेशर डालते हैं। ये व्यक्ति के व्यवहार प्रतिमान को बाधित करते हैं, ठीक है, तथा जो विविधताएं होती है एक छोटे दायरे में सिमट कर रह जाती हैं, यानी कि जो व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसका जो पैटर्न होता है उसको कंट्रोल करने का काम इन सामाजिक नियमों के द्वारा किया जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति में जो भी विविधताएं होती हैं वो एक छोटे दायरे में सिमट कर रह जाती हैं, यहाँ पर विविधताओं को इतना महत्व नहीं दिया जाता इतना। अब कोई सा भी समाज होता है, ठीक है, चाहे वो प्राचीन हो चाहे वो मॉडर्न समाज हो, अगर, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर वो व्यक्ति से ज्यादा समाज को महत्व दे रहा है, यानी कि जो समाज है वो काफी ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, वहीं पर जो व्यक्ति होता है वो इतना महत्व नहीं होता है, समाज का ज्यादा महत्व होता है व्यक्ति का कम महत्व होता है। तो उस समाज में हमें देखने को मिलेगा कि जो विविधता होती है, जो डाइवर्सिटी होती है उसका शोषण किया जाता है, ठीक है, जो व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं उसको शोषित किया जाता है, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पर हमें कई तरीके की जो व्यवस्थाएं होती हैं लोगों के साथ भेदभाव समानता वो सारी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जो विविधताएं होती हैं लोगों के अंदर वो एक छोटे से दायरे में सिमट कर रह जाती है, उनको दबा दिया जाता है। अब इसको क्या होता है, व्यवहार को सीमित करने का क्या मतलब था
कि इससे क्या होता है, जो व्यवहार का पूर्वानुमान था यानी कि प्रेडिक्शन थी वो संभव थी कि अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा व्यवहार करेगा तो समाज में इस तरीके की जो परिणाम होंगे वो सामने आएंगे। तो इसकी वजह से क्या था, व्यवहार को सीमित किया जाने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूर्वानुमान संभव हो सका। अब व्यवहारों के प्रतिरूप को देखकर क्या होता है, मानदंड जितने भी सामाजिक एकता और संहिता होती है उनको पहचाना जा सकता है। यानी कि समाज में किस तरीके के जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनकी क्या हम कहते हैं क्या कैरेक्टर है पूरे समाज का, तो उनको पहचाना जा सकता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, समाज के जो संस्कार होते हैं, जो मूल्य होते हैं, उनको स्थापित या फिर सत्यापित किया जा सकता है। अब एक एग्जाम्पल के लिए हम बात कर सकते हैं कि जैसे अलग अलग हमारे हम अगर भारत की बात करते हैं तो अलग अलग राज्यों में ये मान्यता है कि छोटों को बड़े के पैर छूने चाहिए, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि समाज में क्या है, संस्कार हमें देखने को मिलते हैं, जो मूल्य होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो हम इसको सत्यापित कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि समाज में जो मानदंड है सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर क्या है, जो बड़ों की जो रिस्पेक्ट करने वाली जो फीलिंग है, जो मूल्य है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इन्होंने श्रम का विभाजन किया था, ठीक है। अब ये जो श्रम का विभाजन था वो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इस बुक में इन्होंने किया था। तो सामाजिक एकता के आधार पर इन्होंने समाज का विभाजन किया था, जिसमें समाज जो था दो वर्गों में विभाजित था। सबसे पहले यांत्रिक एकता के बारे में उन्होंने बात की थी, और जो दूसरी थी वो स्वावयवी एकता थी। अब इनके बारे में उन्होंने डिफरेंस बताई थी कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब इसमें सबसे पहले यांत्रिक एकता के बारे में उन्होंने बताया था। तो ये जो यांत्रिक एकता थी वो आदिम समाज में हमें देखने को मिलती है। जो दूसरी एकता थी वो स्वावयवी एकता थी, जो हमें आधुनिक समाज यानी कि जो आज का समाज है वो उसमें देखने को मिलती है। अब यांत्रिक एकता जो थी वो समाज में जिस समाज में कम जनसंख्या थी वहां पर देखने को मिलती है, और स्वावयवी जो एकता है वो समाज में जहाँ पर अधिक जनसंख्या रहती है उसमें देखने को मिलती है। अब जो यांत्रिक एकता है वो व्यक्तिगत संबंधों पर ज्यादा फोकस करती है, और जो स्वावयवी एकता है वो अव्यक्तिक संबंध जो होते हैं, ठीक है, उन पर ज्यादा फोकस करती है। यांत्रिक एकता होती है लोगों में समानता होती है, ठीक है, यानी कि जितने भी लोग होते हैं उनके अंदर समानता हमें देखने को मिलती है। लोगों में असमानता रहती है, यानी कि इनके अंदर जो विचार होते हैं लोगों के अलग होते हैं, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है। उनके अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, उनको प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लोगों में हमें सारी की सारी चीजें जो होती हैं कॉमन देखने को मिलती हैं। जो लोग होते हैं एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसी उनका जो थिंकिंग पैटर्न होता है वो होता है, ठीक है। लोग जो होते हैं एक तरीके का खाना खाते हैं। तो समाज में ये सारी की सारी समानता हमें देखने को मिलती है। लेकिन स्वावयवी एकता में ये सारी की सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको काफी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अब जो असमानता होती है उसको दंडित किया जाता था, यानी कि लोग जो होते थे अगर समाज से विचलित होते हैं, समाज से अगर उनका विचलन होता है तो उनके खिलाफ काम किया जाता था, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि यांत्रिक एकता का एग्जाम्पल हो सकता है कि समाज में आपने पहले पढ़ा होगा कि जो अलग अलग धर्म होते थे, धर्म में जातियां होती थी, जाति से संबंधित कुछ रूल्स होते थे कि उस जाति से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं तो वो उस काम को ही करेंगे। अब क्या होता था, अगर एक जाति का जो व्यक्ति है किसी दूसरी जाति का काम करना चाहता था, अगर वो करने की कोशिश करता तो समाज के द्वारा उसको दंड दिया जाता था, ठीक है। यानी कि एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के व्यक्ति के काम को नहीं कर सकता था, उसके लिए उसको दंडित किया जाता था। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर कोई भी जो व्यक्ति है किसी भी काम को कर सकता है। यहाँ पर क्या है, असमानता हमें देखने को मिलती है जितने भी लोग होते हैं उनके अंदर। अब स्वाभाविक एकता में जो व्यक्ति होते हैं एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ठीक है। यानी कि एक जो काम होता है किसी व्यक्ति का वो दूसरे व्यक्ति के बिना नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आश्रित का जो रूप होता है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एक दूसरे के साथ जो अंतःक्रिया होती है वो यहाँ पर रहती है। जो लोग होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं मैक्स वेबर के बारे में, ठीक है। इन्होंने कहा था, इनका जो नौकरशाही का सिद्धांत है काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। इनका जो जन्म था वो 21 अप्रैल 1864 के अंदर हमें देखने को मिलता है। जर्मनी के एक पर्शियन परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे एक मजिस्ट्रेट और राजनीतिज्ञ थे, जो विस्मार्क जो थे उनके अनुयायी थे, यानी कि उनके शिष्य कहे जाते हैं। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके जो अधिकतर लेखन थे उनका प्रकाशन हुआ था, जिसमें द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में उन्होंने बताया था किस तरीके से कुछ जो ईसाई जो लोग थे उन्होंने पूंजीवाद की जो स्टार्टिंग थी वो की थी। फ्रॉम मैक्स वेबर एसेज इन सोशियोलॉजी, ये इनकी जो एक रचना थी। मैक्स वेबर ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेज, ये लिखा था उन्होंने। द रिलीजन ऑफ इंडिया और इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये कुछ जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो हमें यहाँ पर इनकी देखने को मिलती हैं। रचनाएं तो इनकी बहुत सारी हैं, ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण है। अब सामाजिक विज्ञानों का जो पूर्ण उद्देश्य है वो है सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक सोच का विकास करना, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव जो आइडियोलॉजी है उसका विकास कर रहा है सामाजिक विज्ञान का केंद्र बिंदु, उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है।
प्राकृतिक विज्ञान का उद्देश्य क्या है? प्रकृति के नियमों की खोज करना, जो पूरे जो भौतिक विश्व है उसका संचालन करते हैं। यानी कि जो नेचुरल साइंस है उसके अंदर हम जो साइंस के कुछ नियम होते हैं उनको फॉलो, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, उनकी खोज करते हैं, उनको डिस्कवर करते हैं, जो पूरे विश्व को संचालित करते हैं। लेकिन सामाजिक विज्ञान क्या होता है कि सामाजिक विज्ञान समाज के अंदर काम करता है। समाज में जो रिलेशन होते हैं उनके आपस उन किस तरीके से जो रिलेशन होते हैं वो काम करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान की जो पद्धतियां होती है वो प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों से काफी ज्यादा अलग होती है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान क्या होता है? प्रकृति के नियमों की खोज करता है। सामाजिक विज्ञान क्या करता है? समाज में जो संबंध होते हैं उनके बारे में अध्ययन करता है। ठीक है, तो उनके अध्ययन करने के जो तरीके होते हैं प्राकृतिक विज्ञान के अलग होते हैं, सामाजिक विज्ञान के अलग होते हैं। अब सामाजिक क्रिया में, सामाजिक क्रिया क्या होती है? उसमें वे सब मानवीय व्यवहार शामिल होते हैं जो अर्थपूर्ण होते हैं, यानी कि एक मीनिंगफुल हमें एक अर्थ देते हैं, वो सामाजिक क्रिया आती हैं। ठीक है, यानी कि वे क्रियाएं जिनसे वो कर्ता किसी अर्थ को संबंध करता है, यानी कि जो कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है अगर उसका कोई मतलब निकल रहा है तो वो सामाजिक क्रियाएं आती हैं, यानी कि मानव का व्यवहार शामिल होता है जो मीनिंगफुल होता है, अर्थपूर्ण होता है। सामाजिक क्रिया के अध्ययन में समाजशास्त्री का जो कार्य होता है अर्थों को ढूंढना होता है जो कर्ता द्वारा समझे जाते हैं, यानी कि कर्ता कोई भी काम करता है उसका क्या अर्थ होता है उसको ढूंढने का जो काम होता है वो समाजशास्त्री के द्वारा, एक सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। समाजशास्त्री को स्वयं उस कर्ता के स्थान पर अपने आप को रखकर यह कल्पना करनी होती है कि इनके अर्थ क्या है और क्या हो सकते हैं। यानी कि जो समाजशास्त्री होते हैं उनका एक महत्वपूर्ण काम ये होता है कि कोई भी व्यक्ति ने अगर कोई काम किया है तो उसके स्थान पर अपने आप को रखकर उसके बारे में सोचना करना, उसके बारे में कल्पना करनी होगी, उसके बारे में सोचना होगा कि इसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, और इसका बेसिकली अर्थ क्या है। समाजशास्त्र जो होता है वो व्यवस्थित रूप से समानुभूति, यानी कि एक ऐसी समझ जो अनुभूति पर आधारित ना हो बल्कि अनुभूति के साथ हो। यानी कि वही है, मतलब क्या है कि लोगों को, समाजशास्त्री को लोगों के स्थान पर रखकर अपने आप के अंदर ही फीलिंग लानी होगी कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो समानुभूति यानी कि अनुभूति के आधार पर ना हो बल्कि अनुभूति के साथ हो। ठीक है, तो इसके आधार पर समाजशास्त्री का काम डिसाइड होता है। अब मूल्य तटस्थता की बात की जाती है तो अपने विचारों को अपने पास रखकर दूसरों की भावनाओं को बताना होता है समाजशास्त्री के बाद समाजशास्त्री को। ठीक है, यानी कि मूल्य तटस्थता में क्या आता है कि दूसरों की जो भावनाएं होती हैं उनको बताने पर काफी ज्यादा फोकस किया जाता है और अपने जो व्यक्तिगत विचार होते हैं उनको अपने पास रखा जाता है। ठीक है, जो दूसरी बात है वो उन्होंने बताई थी आदर्श प्रारूप के बारे में, यानी कि आइडियल जो हम कह सकते हैं मॉडल था उनके बारे में बात की जाती है जो तार्किक रूप से दूसरे के विचारों को विश्लेषित करके उसके महत्व को बताने पर फोकस करता है। यानी कि मूल्य तटस्थता में क्या होता है कि अपने जो विचार होते हैं वो अपने पास रखे जाते हैं और जो दूसरों की भावनाएं होती हैं उनको एज इट इज बता दिया जाता है। लेकिन आदर्श प्रारूप के अंदर क्या किया जाता है कि अपने अपने आप को उस स्थान पर रखा जाता है और उसके, ठीक है, जो जो फीलिंग आ रही है उसको विश्लेषित किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसके जो अर्थ निकल कर रहा है उसका क्या महत्व होता है उसके बारे में बताया जाता है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि हम एनालाइज करते हैं और यहाँ पर हम एज इट इज जो चीजें हैं वो बता देते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बताया था नौकरशाही के बारे में, तो नौकरशाही क्या होती है ये इसको बोलते हैं हम ब्यूरोक्रेसी। तो नौकरशाही प्रशासन की एक ऐसी कार्य प्रणाली को संदर्भित करती है जहां निर्णय जो होते हैं निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाय राज्य के अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं। अब नौकरशाही में बेसिकली ब्यूरोक्रेसी आती है जिसमें आईएएस, आईपीएस, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो ऑफिसर्स होते हैं जो काम करते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है वो इन्हीं लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ये एक ऐसी सिस्टम होता है जहाँ पर जो निर्णय होते हैं वो जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनके बजाय राज्य के जितने भी अधिकारी होते हैं उनके द्वारा लिया जाता है, तो वो नौकरशाही कहलाता है। इसमें पदानुक्रमित जो संरचना होती है शामिल होती है, यानी कि इसमें जो हमें एक जो स्ट्रक्चर होता है वो देखने को मिलता है जहाँ पर अलग अलग वर्गों में जो हम कह सकते हैं पद होते हैं वो वर्गीकृत होते हैं। एक हायरार्की हमें देखने को मिलती है जहाँ कार्यों को विशेष विभागों के बीच विभाजित किया जाता है, यानी कि अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज होती है उसमें हमें ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अलग अलग जो कार्य होते हैं वो अलग अलग जो विभाग होते हैं उनके अंदर बांट दिया जाता है, उसमें विभाजित कर दिया जाता है। नौकरशाही का लक्ष्य क्या होता है? सरकारी गतिविधियों में दक्षता, स्थिरता और नियम होते हैं उनका पालन सुनिश्चित करना। यानी कि नौकरशाही का मेन फोकस क्या होता है कि सरकार जो होती है अपने जो भी काम करती है उसमें एफिशिएंसी लेकर आए, स्थिरता लेकर आए, स्टेबिलिटी लेकर आए और जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं संविधान के दायरे में रहकर सभी कामों को किया जाए, जितने भी नियम होते हैं उनका पालन किया जाए। अब इन्होंने कुछ नौकरशाही की कुछ विशेषताएं बताई थी जिसमें सबसे पहले अधिकारी जो के जो कार्य होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। इनकी कोई भी जो अधिकारी होते हैं उससे संबंधित जो भी काम होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। दूसरा है पदों का सोना
सोपानिक क्रम हमें देखने को मिलता है, यानी कि हायरार्की हमें देखने को मिलती है कि कोई भी अगर व्यक्ति आईएएस बनता है तो उसको सबसे पहले एसडीएम रहकर काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसको डीएम रहकर काम करना पड़ेगा, उसके बाद अपर जो डीएम होता है उसमें रहकर काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक हमें क्रम देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, लिखित दस्तावेजों की विश्वसनीयता होती है, यानी कि किसी भी अधिकारी को कोई कोई भी काम करना है तो उसके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए, एक लिखित दस्तावेज होना चाहिए जिसके आधार पर वो काम करेगा। छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी काम किया जाता है तो उसको एक रिटन डॉक्यूमेंट में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद कार्यालय का प्रबंधन यहाँ पर शामिल होता है, ठीक है। और इसके अंदर भी हमें काफी ज्यादा हायरार्की देखने को मिलती है कि जो अधिकारी होते हैं उनका काम सिर्फ उससे संबंधित जितने भी काम होते हैं वो करना होता है, और ऑफिस का जो मैनेजमेंट होता है ऑफिस के अंदर, ठीक है, जो भी अलग व्यक्ति होते हैं वो करते हैं। उसके बाद हमें कार्यालय आचरण यहाँ पे देखने को मिलता है कि किस तरीके से कार्यालय में, ऑफिस में किस तरीके से लोगों को एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से कंडक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी सारी चीजें उन्होंने बताई थी। अब बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो सीरीज है उसमें कर ही लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।